कि एक मकान कितने रुपए में बेचा गया, एक मकान 42,500 रुपये में बेचा गया, तो विक्रेता को कितने रुपए का, कितने परसेंट का घाटा हुआ, 15% का घाटा हो गया। तो जब घाटा हो गया तो इसका मतलब है कि उस मकान को कितने रुपए में खरीदा गया था। अब कितने रुपए में खरीदा गया था वो निकालना पड़ेगा। अब एक चीज़ बताओ, अच्छा इस सवाल में जो बोला गया है कि उसको घाटा हुआ है, तो उसने मकान ज़्यादा रुपए का ख़रीदा था कि कम रुपए का ख़रीदा गया था? 42,500 से ज़्यादा का ख़रीदा था या 42,500 से कम का ख़रीदा गया? ज़्यादा का, क्योंकि ज़्यादा में ख़रीद कर कम में बेच दिया तभी तो घाटा हुआ है। अब घाटा कितने का हुआ है? 15%। 15% हमने कल आपको लिखाया था, बताया था कि अगर मान लिया लाभ हुआ तो 100 में जोड़ेंगे, अगर घाटा हुआ तो 100 में से घटा देंगे। तो जो घाटे का मूल्य होता है वो यही तो लिखा है। घाटे का मूल्य कितना है? 42,500। अब घाटा कितने का हुआ है? 15%। तो 15% का मतलब है, इसका मतलब यहाँ पर पूछा क्या गया है? खरीद मूल्य। क्या पूछा गया है? खरीद मूल्य को एक और नाम से क्या जानते हैं? खरीद मूल्य का एक और दूसरा नाम क्या है? खरीद मूल्य का विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य। खरीद मूल्य को और क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। और बेचे गए को मूल्य क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। तो हमसे यहाँ पर क्या पूछा गया है? क्रय मूल्य। मतलब है कितने रुपए में खरीदा गया, और खरीदी गई वस्तु को ही क्रय मूल्य कहते हैं। तो हमें इसका मतलब है कि क्या निकालना है? क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य कितना होगा, ये चीज़ हमसे पूछा गया है। अब बताइए उसने कितने रुपए का घाटा खाया? 15% का घाटा खाया। अब 15% का मतलब है कि 100 में से 15 घटा देंगे तो कितने के बराबर हो जाएगा? 42,500 के बराबर हो जाएगा। अब 100 में से 15 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 85% बराबर हो जाएगा 42,500 रुपये। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई? भाई यहाँ पर अगर घाटा हुआ है तो 100 में से घटा देंगे, अगर यहाँ पर उसको लाभ हुआ होता तो 100 में जोड़ देते। तो 50 हमें निकालना है क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य हमेशा क्या होता है? 100%। बस इतनी सी बात अगर समझ में आ गई तो क्रय और विक्रय से कोई परेशान नहीं करेगा। तो यहाँ पर क्रय मूल्य का मतलब 100%। अगर 100% निकालना है तो क्या करोगे? 42,500 में 85 से क्या लगा देंगे? भाग, और 100 से कर देंगे गुणा। तो ये निकल के आ जाएगा इसका क्रय मूल्य। क्या निकल के आएगा? क्रय मूल्य। अब बताइए कि इसको काटने का प्रोसेस क्या है? 85 का तो हमें डायरेक्ट पढ़ा आता नहीं है। 85 का टेबल आता है? नहीं आता है। लेकिन हमें ये दिख रहा है 17 बना 85 होता है। 17 बना 85। अब 17 से देखिए क्या ऊपर वाली संख्या कटती है? 17 दूनी 34, बचे कितने? 8। भाई 34 और 8 42। तो और 8 5 के आगे लग जाएगा, कितना हो जाएगा? 85। फिर 17 बना 85, फिर 5 एकन 5 और 5 से कट जाएगा 25। ये 2 जीरो साथ में है। और इसका मतलब अब 500 का गुणा जब 100 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 50,000 रुपये। कितने रुपए हो जाएगा? 50,000 रुपये। इसका मतलब क्या है कि वो मकान कितने रुपए में खरीदा गया था? 50,000 में। तब उसने को 15% का नुकसान हो गया, और 15% के हिसाब से कितने रुपए का बेचेगा वो? 42,500। तो यहाँ तक कोई दिक्कत? लिखिए, किसी वस्तु का, अब वो वस्तु साड़ी भी हो सकती है, रेडियो हो सकता है, टेलीविज़न हो सकता है, कमीज हो सकती है, पैजामा हो सकता है, मतलब कुछ भी, पुस्तक हो सकती है। उसमें इसमें हंसने वाली क्या बात? भाई कोई भी वस्तु है। यहाँ पर क्या वस्तु है? साड़ी है। और साड़ी पर जो अंकित मूल्य है वो कितने रुपए है? 600 रुपये। अब 600 रुपये की ग्राहक उसको नहीं खरीद रहा है, 600 रुपये की उसको नहीं खरीद रहा है, तो दुकानदार क्या कर रहा है? उसको 12% छूट दे रहा है कि वो उसको खरीद ले। अब 12% छूट देने का मतलब है कि वो कितने प्रतिशत पर बेच रहा है? 88% पर बेच रहा है। और उस पर अंकित मूल्य कितना है? 600 रुपये। कितना है? 600। तो इसका मतलब है कि 100% के बराबर ही तो है। किसके बराबर है? 100% के बराबर। 100% बराबर कितने रुपया है? 600 रुपये। और वो बेच कितने के बराबर रहा है? 88%। 88% कैसे आएगा भाई? 100% वाली, 100 रुपये वाली चीज़ पे 12 रुपया छूट दे रहा है। 100 में से कितने रुपया छूट दे रहा है? 12 रुपये। मतलब 100% में से अगर 12% घटा देंगे तो कितना बचेगा? 88%। तो 88% पर उसको कितने की बेचेगा? तो हमने मान लिया वो कितने रुपए की बेचेगा? X%। अब ऐसे समझ में आ जाएगा भाई, ये जो वस्तु है वो चाहे क्रय मूल्य मान लो चाहे अंकित मूल्य मान लो, जो उस पर लिखा है वो 100% होता है। और 100% में से वो मतलब लाभ भी कमा सकता है और
छूट भी दे। कभी भी छूट में ऐसा तो नहीं होता है कि किसी वस्तु के ऊपर कोई रेट लिखा है तो वो बढ़ा के दे, हमेशा छूट ही दी जाती है। ग्राहक को अगर बढ़ा के देगा तो खरीदेगा, नहीं खरीदेगा तो क्या करेगा, छूट देगा। तो जो वस्तु के ऊपर अंकित होता है वो 100% के बराबर होता है। और जब छूट दी जाती है, जितने प्रतिशत छूट दी जाए तो वो 100 में से घटाकर यहाँ लिख देंगे। अब इसके बराबर कितने में होगा, अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 का गुणा कितने में हो जाएगा, 88 में, और 100 का गुणा हो जाएगा x में। और जब x का मान निकालेंगे भाई 100x बराबर कितना हो जाएगा, 88 में गुणा 600। तो x का मान अगर निकालना है तो 88 में गुणा 600 और बटे 0 से ये 0 कट जाएंगी। अब उसके बाद 6 का गुणा करिए, 6 अट्ठे 48, हासिल 4, 6 अट्ठे 48 और 4 52। मतलब है कि वो 600 रुपये वाली साड़ी को कितने रुपए में दे देगा, 528 रुपये की। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। चलिए अच्छा, अब देखिए इसमें कुछ समझ में आ रहा है। ये है आपका अगला सवाल, थोड़ा टॉपिक भी चेंज है कि एक पाठशाला में छात्रों की संख्या 500 है। एक पाठशाला में छात्रों की संख्या 500 है, उसमें से 6% परीक्षा में नहीं बैठे और जो 5% हैं वो फेल हो गए। 500 में से 5% फेल हो गए और 500 में से 6% परीक्षा में नहीं बैठे। 6% का मतलब है कि 100 में से 6 नहीं बैठे। 100 में से कितने नहीं बैठे, 6, और 100 में से 5 फेल हो गए। 100 में से कितने फेल हो गए, 5 फेल हो गए। तो इसका मतलब है टोटल मिलाकर कितने लोगों ने, मतलब जो परीक्षा में नहीं बैठे और जिन्होंने जो फेल हो गए, जो परीक्षा में नहीं बैठे, उसका कारण और कुछ हो सकता है। उसके कारण क्या हो सकते हैं, हो सकता है कि उसने विद्यालय की फीस ना भरी हो सकता है कि वो बीमार हो सकता है कि उसने तैयारी ना करी हो, डर की वजह से पेपर ना दिए हो। तो कितने लोगों ने परीक्षा नहीं दी, 100 में से 6 लोगों ने, और 100 में से 5 लोग फेल हो गए। तो इसका मतलब है कि पास कितने होंगे 100 में से, भाई 6 और 5 11, तो समझ लो फेल हो गए। भाई जिन्होंने परीक्षा नहीं दी वो भी फेल हो गए, और जिन्होंने उनमें से 5 वो भी फेल हो गए। तो टोटल मिलाकर कितने फेल हुए, 11। अब अगर 100 में से 11 फेल हुए हैं तो फिर तो पास कितने होंगे, कितने पास होंगे, 89 हैं। भाई ये तो बात समझ में आ गई कि इसका मतलब है कि 100 में से 89 पास होंगे। 100 में से कितने पास होंगे, 89। अब ये बात समझ में आएगी कि नहीं आएगी, ठीक। हाँ, तो इसमें कितने छात्र हैं, 500, और 500 का मतलब है 100%। 500 का मतलब 100% बराबर कितना है, 500। मतलब कोई भी संख्या हो, कोई कितने भी रुपए हो, कितना भी वजन हो, वो हमेशा कितने में होता है, 100%। अब बताइए कि वो कितने प्रतिशत फेल हो, कितनों ने परीक्षा नहीं दी, 6, और 5 कितने नहीं हुए, 5। तो टोटल मिलाकर कितने फेल होंगे, भाई सीधी सी बात है, 5 ने परीक्षा नहीं दी वो भी तो फेल हो जाएंगे, हैं। अरे जिनने परीक्षा नहीं दी वो भी फेल, और जिन्होंने परीक्षा दी या लिखा नहीं तो वो भी फेल। तो कुल मिलाकर कितने फेल हो गए, 11। तो पास कितने होंगे, 89% कितने के बराबर होगा, यही तो पास वाले हैं, यही क्या है, पास। क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 500 में गुणा 89, 500 में गुणा 89 और भाग कर देंगे 100 से। 0 से ये 0 कट गए, 5 से 5 नेम 45 और 5 अठे 40 और 4 44। मतलब है कि 544 छात्र 545 छात्र क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। और फेल कितने होंगे, फिर फेल कितने होंगे, 55। फेल कितने हो जाएंगे, 55, क्योंकि 445 में 55 जोड़ दोगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 500। चलिए बात मत करिए, इधर देखिए सवाल को, देखिए पढ़िए। देखिए पहले वाले में क्या कह रहा था, 6% परीक्षा नहीं दी। पिछले सवाल में क्या पढ़ा था, 6% बच्चों ने परीक्षा नहीं दी तो वो भी फेल हो गए। 5% जिन्होंने परीक्षा दी वो भी फेल हो गए।
लेकिन यहाँ पर 3 बार कह रहा है, मतलब है कि विनोद अपने वेतन का 15% मकान पर खर्च कर देता है। मतलब 100 रुपये में से 15 रुपये मकान के किराए पर खर्च करता है। ठीक, उसके आगे बढ़ता है 30% भोजन सामग्री। भोजन सामग्री से तो मतलब समझ में आता होगा, साग सब्जी, हल्दी मिर्चा नून तेल सब कुछ मिलाकर 30%, यानी कि 100 रुपये में से 30 रुपये उसमें खर्च कर देता है। उसके बाद कह रहा है कि 20% बच्चों के शिक्षा पर खर्च करता है। हाँ, तो 20% क्या कर रहा है? बच्चों की शिक्षा पर। मतलब 100 रुपये में से 20 रुपये वो बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर दे रहा है। तो 15 रुपये इसमें खर्च किए मकान के किराए पर। उसके बाद 30 रुपये कितने खर्च कर देता है? भोजन पर। और 20 रुपये कितने खर्च कर देता है? तो 100 रुपये के हिसाब से मान के चलिए, उसने 100 रुपये में से कितने रुपये खर्च कर दिए? 65 रुपये खर्च कर दिए। अब उसने 65 रुपये खर्च कर दिए, तो उसके पास बचे कितने? 65 अगर खर्च कर दोगे तो कितने बचेंगे? 35 कितने रुपए बचेंगे? 35 रुपये। मतलब है कि 15 रुपये मकान के किराए पर, 30 रुपये भोजन सामग्री पर और 20 रुपये बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर देता है। तो उसके पास कितना बचेगा? 35 रुपये बचेगा। तो जो 35 रुपये नहीं, 35% माना जाएगा। उसे कितना माना जाएगा? 35%। अब बचत उसकी 35% तो होगी। बचत कितने प्रतिशत होगी? 35%। और जो उसकी आय है वो हमेशा 100% होगी। आय कितनी होगी? 100%। तो आय कितनी है? 100% बराबर कितने रुपया है? 7500 रुपये। अब उसकी जो बचत है ये है आय। ये क्या उसकी? आय। और उसको हमें पूछा गया है बचत कितनी है भाई? बचत तो हमने क्या किया? 15% उसने खर्च कर दिया मकान पर। किसने खर्च कर दिया? मकान पर। और 30 रुपया खर्च कर दिया भोजन पर और 20 रुपया खर्च कर दिया शिक्षा पर। 20 रुपया खर्च कर दिया शिक्षा पर। तो टोटल कितना खर्च कर दिया? 65। अब 65 में से 100 में से 65 घटाएंगे तो उसकी बचत होगी कितने प्रतिशत? 35% बराबर हमें निकालना है। यही बचत तो होगी। 35% के बराबर हमें क्या निकालना है? हमने मान लिया x का मान। अब क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा x बराबर 75 100 में गुणा कर देंगे। 75 100 में गुणा कितने से करेंगे? 35। और बटा में क्या कर देंगे? 100। जीरो से ये जीरो काट देंगे तो x बराबर कितना बचेगा? 75 गुणा 35। अब इसका भाई गुणा करिए। हाँ, इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 75 गुणा 35। तो 25 हाथिल 2, 5 से 35, तो 5 या 15, 5 से 35, 15 50 और 2 52, 7 या 21, 21 और 5 21 और 5 26। मतलब है कि उसकी जो बचत होती है 2625 रुपये। इसका थोड़ा गुणा देख लेना, अगर गुणनफल सही है तो आपका आंसर सही होगा।